एक और लिखो, मौलिक अधिकार। उदारवादी क्या होता है? उदारवादी यानी कि लिबरल। लिबरल यानी कि उदारवादिता एक सिद्धांत है बेसिकली कि आप गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो कम से कम हस्तक्षेप करे। समझ? गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता आए, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिले लोगों को। ये उदारवादी सिद्धांत है। ठीक है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत या तत्व जो मन करे वो लिख लो, दोनों सही है। जल्दी से बताओ, न्यायोचित कौन सा है? तो लिखो बस एक चीज शॉर्ट में लिखना है। न्यायोचित है, ये गैर न्यायोचित है। ठीक है। न्यायोचित का मतलब क्या होता है? हाँ, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, न्यायालय में लागू हो सके। ठीक है। और बस लिख लेना, न्यायालय में लागू नहीं हो सकता ये। दूसरा नोट करोगे, ये क्या है? मौलिक अधिकार नकारात्मक या सकारात्मक राज्य के लिए? ठीक है, बस यही। राज्य के लिए नकारात्मक या निषेधात्मक, दोनों लिख सकते बेटा। राज्य के लिए निषेधात्मक या राज्य पर निषेधात्मक। ठीक है। और ये क्या है? राज्य के लिए सकारात्मक की कर्तव्य, राज्य के लिए सकारात्मक, ये राज्य की कर्तव्य है, राज्य क्या करना चाहिए ये बताओ, राज्य क्या नहीं कर सकता है। या राज्य के लिए सकारात्मक, राज्य के लिए कर्तव्य है सकारात्मक। और देखो जल्दी से, कौन सा कैसा लोकतंत्र है? क्यों राजनीतिक लोकतंत्र ये है बताओ? हाँ, क्योंकि इससे लोग क्या होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। ठीक है। इससे जब लोग राज्य के खिलाफ शक्तिशाली होंगे तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। समझ आ रहा है? जब लोग सरकार के खिलाफ शक्ति फील करेंगे तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। समझ? जो प्रोटेस्ट खत्म मुझे अच्छा लग रहा है, प्रोटेस्ट चला था, बड़ा मजा, बहुत अच्छा लग रहा था ना। तो अच्छे वीडियोज आ रहे थे, इसमें एक टोपी लेके भाग जा रहा है ना, एक कुत्ते को उसके ऊपर छोड़ दिया ऐसे करके। बिहार वाले पूछ रहे हैं भैया, हाँ टीयर गैस, आंसू गैस की व्यवस्था नहीं करता। इतना अच्छा लग रहा था, कुछ कहने को नहीं। हाँ, तब गाना बजा के नाच रहे थे। चलो ये बताओ, मैं सोच रहा हूँ मेरा इंटरव्यू कैसे होगा, मैं घर जाऊंगा तो। कोई जाकर मेलोनी नहीं है वो इटली की जो प्रधानमंत्री है, कोई जाकर उनके उस पर क्या कहते हैं, उनके, हाँ उनके इंस्टाग्राम है, उनके व्हाट्सएप है, पता नहीं कहाँ पर लिख रहा था कि लड़का अच्छा नहीं है, लड़का खराब है। हाँ, मुझे अच्छा लड़का नहीं, दीदी मना कर दो, यार दीदी मना कर दो, लड़का अच्छा नहीं है। इतना मुझे करके हंसी आई, कल रात में ऐसा किसी बच्चे ने डाला था। ठीक है, इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं बनाया देते हैं। चलो आगे लिखोगे नेक्स्ट। ये कैसा है बता दिया मैंने तुम्हें, स्टैटिक है। स्टैटिक यानी कि स्थायी है ना, थोड़ा सा स्थिर है। देखो है ना, किसके कंपैरिजन में स्थिर है? बीपीएससी के कंपैरिजन में, यानी कि इसके तुलना में ये स्थिर है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा स्थिर है या स्थायी है। क्योंकि देखो सारे स्थिर या स्थायी, क्योंकि राज्य इन्हें सामान्यतः केवल संरक्षित कर सकता है, इन्हें ले नहीं सकता है। सामान्यता लिख देना, ठीक है। सामान्यता राज्य में ले नहीं सकता है, इनके संरक्षण का प्रयास करेगा, इसलिए स्थिर। सामान्यता स्थिर, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से कुछ घट बढ़ नहीं सकता है, समझ, इसमें भी घट बढ़ सकता है। और घटा बड़ा है कभी, हाँ है। कब घटा है कुछ? हाँ घटा है। तो क्या घटा था? वेरी गुड, संपत्ति का अधिकार, है ना। चलो अनुच्छेद 19 में दिया हुआ था, उसे हटाकर अब उसे केवल संवैधानिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 में कर दिया गया। क्या चीज? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद, हाँ अनुच्छेद 19 और 31 दोनों में दिया हुआ है, उसे हटाकर अब अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया, ठीक है। संपत्ति का अभी अधिकार 31A, 31B, 31C में है, अभी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों की बात करता है, सामान्य परिस्थितियों की बात नहीं करता। विशेष परिस्थितियों में अगर राज्य आपकी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाह रहा है तो नहीं ले सकता, किसी के पास कोई रोजी नहीं है, कोई खाने की जगह नहीं है, समझा, पूरी तरह से एक ही जगह पर डिपेंड है। आप बोल रहे नहीं इसके बीच में से हम और क्या बनाएंगे, है ना, यहीं पर तालाब बनाएंगे, यहीं पर रेलवे की पटरी घूमेंगे तो मुश्किल होगी, फिर उसे अधिकार रहेगा क्यों बना करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो वो 31, 31B, 31C में है, जो 31 था आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19, है ना। आर्टिकल 19 का कौन सा भाग? 19F ना शायद, हाँ आर्टिकल अनुच्छेद 19F को हटाकर, है ना, संपत्ति का अधिकार सामान्य मूलभूत अधिकार नहीं दिया गया है। तो क्या इसमें भी कुछ घटोतरी हो सकती है? हो सकती है, तो बहुत स्थिर स्थायी नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में स्थिर है, समझ। आगे लिखोगे डीपीएससी में लिखो मूलभूत अधिकारों की तुलना में कहीं अधिक परिवर्तनशील, मूलभूत अधिकारों की तुलना में कहीं अधिक परिवर्तनशील, कहीं अधिक परिवर्तनशील लिख लो इतना। अगला लिखोगे, अच्छा ये जो मूलभूत अधिकार है किसके लिए है? ये व्यक्ति के लिए, समाज के लिए? व्यक्तिगत है आपके पास, मेरी बात सुनो, समाज के रूप, समाज की ओर से, समाज के व्यक्ति को बना हुआ है, लेकिन आप इंडिविजुअली अगर परेशान होते हैं तो भी जा सकते हैं, मेरी बात सुन, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ रहे? अच्छा ये बताओ, व्यक्ति जरूरी होता है, समाज जरूरी होता है? दोनों, या व्यक्ति या समाज? अगर एक आदमी चुनने जाए, समाज जरूरी है भाई। व्यक्ति ने एक फैक्ट्री खोली है भाई, आ रहे हैं, एक फैक्ट्री खोली है ना, इथेनॉल फैक्ट्री, उस पर हो गया बवाल, समझ आ रहे हैं? सबसे बड़े सब ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं नहीं, चलो कहीं पकड़ भी जाएंगे सर, सभी उठा जाएगी पुलिस। व्यक्ति ने इथेनॉल फैक्ट्री खोली, उसे बवाल हुआ, क्यों बवाल हुआ? क्यों बवाल हुआ? व्यक्ति ने फैक्ट्री खोली है, अच्छा काम किया, जॉब दिया, बवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें से ऐसा उम्मीद है कि कुछ ऐसे तत्व निकलेंगे जो पर्यावरण को खराब करेंगे, वहां लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, तो लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा तो लोगों के पास भी कुछ जीने का अधिकार है ना, मेरी बात सुन। लेकिन अगर आप इस इथेनॉल फैक्ट्री को बंद कर दोगे तो हो सकता है कुछ और लोग को जीने का अधिकार छीना देता।
अभी पहली बात ही शुरू नहीं है। दूसरी बात, एक और बात बता रहा हूं कि देखो, ये लोग हो सकता है कहीं और कुछ और काम कर ले, लेकिन आप सांस तो भी हवा में लोगे ना, पानी तो वही पियोगे ना, उसी भूमि पर रहोगे ना, तो नुकसान उधर होने के चांस ज्यादा है। समझ आए? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसे कुछ भी काम करने का अधिकार है अनुच्छेद 19 के अनुसार। मेरी बात सुनाई? और समाज के बोलता है कि भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारा नुकसान हो, जिससे हम यहां नहीं चाहते हैं कि ये चीज हो। समझ आ रहे? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज में कभी ये जंग, कभी ये टग ऑफ वॉर, कभी ये रसाकसी, समाज जीत जाता है ना? और कभी कभी व्यक्ति भी जीत सकता है। कैसे? एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज के 20-30 साल पहले, 20-25 साल पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी कहां पर? पाकिस्तान में रहेगी, और यहां क्यों ना रहेगी? पाकिस्तान में थी। ऐसे मजाक मजाक में उन्होंने बोला कि कश्मीर का मुद्दे का सोल्यूशन ये है कि आप हमें, हमारी जो फेवरेट एक्ट्रेस है ना, जिनकी हम काफी इज्जत करते हैं, माधुरी दीक्षित, उन्हें आप हमें दें और कश्मीर का सारा हिस्सा आप ले जाइए। ऐसे मजाक मजाक में बोला। समझ आ रहे? अरे बोलो, मेरी बात सुनाई? तो क्या अगर ऐसा कोई मांगेगा कि अभय जी को हमें दे दो और पूरा ले जाओ, किसका ले जाओ? कश्मीर ले जाओ, आपने कश्मीर ले लिया। अब कश्मीर एक समाज है, बड़ा हिस्सा है, लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या अभय जी को दे दें? नहीं। क्यों? अभी तो बोला था कि समाज इंपॉर्टेंट है। आगे बोलो। अभी तो बोले समाज इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर 1 करोड़ लोग की बात हो रही है, ये अकेले व्यक्ति है। पाकिस्तान बोला इन्हें देखो, इनका दिमाग बहुत तेज है और जबान उससे तेज है। समझा? मेरी बात सुन रही? इसे हम देखेंगे, यूनाइटेड नेशन में बवाल करवाएंगे, लड़ाई करवाएंगे, ठीक है? इसे हमें दे दें। पाकिस्तान ऐसा बोल रहा है तो पाकिस्तान को दे दिया जाए अभय जी टैक्स यहां से। हाँ, कश्मीर बचा लेंगे हम लोग अभय जी को लेकर। क्यों? हेमा मालिनी मांग रहा था, हेमा मालिनी के में नहीं, और कश्मीर में जो जान जा रही तब, क्योंकि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अरे तुम लोग इसका आंसर संविधान के रूप से निकालो, इसलिए संविधान बढ़ा रहा हूं। तुम लोग तो बता नहीं कौन सा आंसर बताते हो, है ना? कि हेमा मालिनी बात करना भूल चुकी है, ये कौन सा आंसर है? सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, दरअसल बोल रहा हूं तो सुनो, मैं बोल रहा हूं अरे एक व्यक्ति की अपनी भी स्वतंत्रता है, अपना भी जीवन है। समझ आ रहा है? समाज को खुश करने के लिए आपकी बलि दे, व्यक्ति का हर आदमी देगा, इनकी बलि दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। बलि दे उठाकर समाज बोल रहा है बारिश नहीं हो रही, इनकी बलि दे दो, इनके उंगली की बलि दे दो। समझा? दे नहीं ना, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन जीने का जब अधिकार आ जाता है तो वो समाज को भी टक्कर दे सकता है। बहुत सिंपल सी बात। समझ आ रहा है? व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार की जब बात आ गई तो वो समाज से कम नहीं है। समझ आ रहा है? सामाजिक विकास होना चाहिए, समाज की बात हो रही है, समाज में सब लोग खुशहाल होना चाहिए, सही बात है, लेकिन किसी व्यक्ति के बड़ी नहीं दिखते हम इसके लिए, क्योंकि उसका भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो कभी कभी समाज इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। भाई आप अगर मेरे सपोज जम्मू कश्मीर में है, वो ऐसी जगह पर है जहां से बॉर्डर फोर्सेस जो है, जो हमारी आर्मी है, बहुत अच्छे से अटैक कर सकती है। आप अपना घर नहीं देना चाहते, समझो, गवर्नमेंट ले लेगी, है ना? आपका घर लेकर किसी और जगह पर स्थापित करेगी, नहीं तुम जाके यहां रहो, जबरदस्ती कर लेगी। क्यों कर लेगी? क्योंकि कई व्यक्तियों की जीवन की बात आ रही है और आपको तो घर दे ही नहीं है ना, आपको स्थापित हो ना कर देने, चलो खाली करो, है ना? दूसरा घर दे रही है आपको अच्छी जगह रहने का। समझ आ रहा है? तो ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां पर जीवन जीने की बात करे कि नहीं तुम्हारी बलि देंगे तब आगे बढ़ेंगे, तो गलत हो जाएगा। समझा? तो विशेष परिस्थितियों में कभी समाज बड़ा उठता है और कभी कभी व्यक्ति, जब जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात आ रही है, जब जीवन जीने के अधिकार की बात आ रही है, तो व्यक्ति भी बड़ा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ आ गया? ठीक है, तो नोट करो इसमें, ये इसके बारे में क्या नोट करते हैं? ये व्यक्तिगत रूप से मिले हुए, लिखो फंडामेंटल राइट में, लिखो यह व्यक्तिगत रूप से मिले हुए हैं
और व्यक्ति विशेष के कल्याण की भावना से लिखे गए। व्यक्ति विशेष की कल्याण की भावना से लिखे गए। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। डीपीएसपी व्यक्ति की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं? समाज की बात करते हैं कि पूरे समाज में ऐसा बदलाव हुआ है, पूरे समाज की लॉज बनी ऐसे है। तो देखो डीपीएसपी में राष्ट्रपति सिद्धांत में देखो या समुदायों के कल्याण की बात करता है, और समाजवादी धारणा से प्रेरित है, समाजवादी धारणा से प्रेरित है। समाजवादी धारणा से प्रेरित है। अब बहुत जरूरी चीज पढ़ने आ रहे हैं हम लोग, है ना? ये तो हमने ये कर लिया, दोनों में क्या अंतर है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट केसेस, है ना, जो एफआर और डीपीएसपी के लिए लड़ेगा। ठीक है, देखो हेडिंग डालो, देखो मूलभूत अधिकारों एवं शॉर्ट में लिख लो डीपीएसपी की वरीयता या सर्वोच्चता के संदर्भ में विभिन्न मामले यानी कि वही केस है। ठीक है, जनवरी 1951 का समय है। ठीक है, भारत को आजाद हुए भी कुछ ही साल हुए और एकदम अच्छी सुबह निकली है, सुबह का समय है। ठीक है, एक बच्ची जैसे आज के बच्चे अपना नीट का देखते हैं पेपर, है ना, रिजल्ट आया कि नहीं आया, वैसे एक बच्ची पेपर पलट रही है ना, वो देखती है मद्रास मेडिकल कॉलेज में रिजल्ट, परिणाम आया होता है। मेरी बात सुनाई, कट ऑफ देखिए, कट ऑफ लिखा है कुछ 70 नंबर 100 में, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, उसे याद था कि मेरे मार्क्स तो कितने हैं, 80 नंबर है, यानी मेरा बड़े आराम से हो गया होगा। फिर लिस्ट में नाम ढूंढती है अपना, लिस्ट में असल में 4 ही नौकरी रहती थी, 4 ही नाम थे, चारों नाम में खोजती है, उसका नाम नहीं था, उसका नाम क्या कर दी गया, नाम सुना कर दी गया चंपकली अपने आप से नाम बनाया तो बाहर होगा। मद्रास की लड़की है ना, उसका नाम है चंपकन दुराई राजन। ठीक है, उस साल मेडिकल का एक एग्जाम हुआ, समय उसने बहुत अच्छे पेपर दिए, कई सब तैयारी की थी। जब रिजल्ट आया तो देख लिया मार्क्स तो ऊपर मेरे हैं, लेकिन रिजल्ट में नाम ही नहीं है। जब रिजल्ट में नाम नहीं है तो उसका दिमाग ठंडा, वो गई मेडिकल बोर्ड के पास कि मेरा नाम क्यों नहीं है, मेरा रिजल्ट अच्छा है। तो उसे बताया जाता है कि असल में जो 4 सीट थी उसमें से एक सीट हमने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्व की थी, और असल में अनुसूचित अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए रिजर्व ही नहीं की थी। हमने बस ये बोला था कि इस पे तमिल ब्राह्मण नहीं रहेंगे,
बता रहा हूं क्यों? क्योंकि उसके पहले, उसके पूर्व में जितने भी एग्जाम हो रहे थे, सब जगह मेडिकल में तमिल ब्राह्मण किसी भर जा रही थी, है ना? तो कौन से अनुच्छेद, बीपीएससी के कौन से अनुच्छेद को अमल में लाने के लिए मद्रास सरकार ने रूल बनाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग को उनका भी सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए, उन्हें भी मेडिकल की सीट मिलनी चाहिए। कौन सा अनुच्छेद है वो? हाँ, 46। वेरी गुड, शाबाश। अनुच्छेद 46 को अमल में लाने के लिए समझ आ रहे, मद्रास सरकार ने रूल बनाया था, जिसकी वजह से उस लड़की का नाम लिस्ट में नहीं था। अब वो क्या करेगी? क्या करते हैं ऐसे बच्चे? वो तो प्रोटेस्ट करते हैं, केस करते हैं। उसने कर दिया मद्रास सरकार के खिलाफ केस। मेरी बात सुनिए कि मेरा नाम क्यों नहीं है? मेरा नाम होना चाहिए 4 सीट की। हमारा नंबर ऊपर आया है जितना आपने कट ऑफ पे किया है। ये कौन सी बात हुई कि आप अनारक्षित, है ना, आरक्षित वर्ग एक बना दिए, है ना? हर साल 4 सीट निकलती है, उसी तरह से हम तैयारी कर रहे थे अपनी, हमारी तैयारी का साल चला गया। इसके पहले कोई शेड्यूल नहीं था। अब यदि आप ले आए हैं, हमें पता नहीं चला, हम उसी बात की तैयारी कर रहे थे अपनी। तो ये सब मुद्दों को लेकर वो कहां चलेगी? मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट में, समझो मेरी बात, इस केस को बोलते हैं चंपकन दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य, 1951 के। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि ऐसा है, आपकी बात तो सही है, लड़की क्या बोल रही है? लड़की अपनी बात को वजन देने के लिए क्या बोल रही है? भाई हमारा आर्टिकल 14 चला गया, आखिर हमारे पास समानता का अधिकार है। समझो, जब हम सबको समान नंबर पाए हैं तो हम पीछे कैसे रहेंगे? मेरी बात सुनो, इसके अलावा हमारा आर्टिकल 19 चला गया। मेरी बात सुनो, 19 में क्या है? व्यवसाय करने का अधिकार। जब पढ़ी थी मतलब व्यवसाय करेंगे, जब मेडिकल की पढ़ाई में व्यवसाय ना करेंगे। समझो, हमारा अंतिम अटेम्प्ट है, हम व्यवसाय नहीं कर पाएंगे कोई मेडिकल वाला। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आप हमसे एक तरह से क्या ले रहे हैं? हमारे जीवन जीने का अधिकार ही छीन लिया है। जो पढ़े लिखेगा नहीं वो अच्छा जीवन कैसे जिएगा? तो आपने राज्य होकर जो कदम उठाए उसकी वजह से हमारे मूलभूत अधिकारों की हानि हो गई। समझा? मद्रास हाईकोर्ट बोला बात तो सही है, और ये है आर्टिकल 46 यानी कि बीपीएससी का भाग, यानी कि गैर न्यायोचित, यानी कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। समझ आ रहे? तो अगर इन दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है, यानी एक और आर्टिकल 14, 19 और 21 है जो मूलभूत अधिकार है, जो कि दिए गए गारंटी है, और एक और राज्य कोई ऐसा नियम बना रहा है जिसकी वजह से आर्टिकल 46 के तत्वों को लागू किया जा सके। समझ आ रहे? तो उस समय की समझ के अनुसार न्यायालय, ये उस समय की समझ, देखो मैं दोबारा बात कर रहा हूं, न्यायालय की समझ समय के अनुसार विकसित होती है। आज के 50 साल पहले, 70 साल पहले जो न्यायालय की समझ थी, आज के समय में वैसी समझ नहीं है। समझा? अरे बोलो। तो न्यायालय की समझ भी विकसित होती है, न्यायालय का भी अपना क्रमिक विकास होता है। तो उस समय न्यायालय की समझ बड़ी यांत्रिक समझ थी। यांत्रिक समझ यानी कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसी को वैसे ही पढ़ लेना, उसकी मूल भावना के पीछे आगे नहीं जाना। मेरी बात सुनाई? तो पहले से लिखा हुआ तो भाई फंडामेंटल राइट को कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते कि फंडामेंटल राइट किसी भी तरह से कम कर दिए जाएं। कौन सा अनुच्छेद? हाँ यार, तो सर 36-51 तक कराए थे, है ना? तो अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ बनाया नहीं जा सकता, और बन गया है तो वो अवैध हो जाएगा अगर वो किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट को कम करता है। मेरी बात सुनाई? तो इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए, और आर्टिकल 37 में क्या लिखा हुआ है? कल्याणकारी राज्य प्रवृत्ति नहीं। 36 में क्या लिखा हुआ है? गैर प्रवृत्ति है। मेरी बात में कोई जरूरी कि इम्पोर्ट हो पाए, राज्य कर पाएगा तो करेगा, नहीं कर पाएगा तो नहीं करेगा। राज्य के पास संसाधन होगा तो करेगा, यही तो लिखा हुआ है। तो 13
बनाम 36-37 की जंग। एक और कल्याणकारी राज्य बनाना है लेकिन गैर प्रवृत्ति है, और एक और लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसी चीज आ ही नहीं सकती है जो फंडामेंटल राइट को इतना सा भी कम करे। मेरी बात सुनाई, जो मूलभूत अधिकारों को लोगों से इतना सा भी छीने, ऐसी हर एक चीज क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड, यानी कि निरस्त करी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। समझ आ रहा है? तो उस समय क्योंकि न्यायालय की समझ ये थी कि फंडामेंटल राइट्स को टच ही नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स में हाथ जोड़कर निकल जा रहा है। समझ आया? फंडामेंटल राइट्स है ना राज्य उसे टच कर सकता है, ना प्रधानमंत्री, ना न्यायालय खुद। समझ आ रहा है? तो उस समय फंडामेंटल राइट्स के आने बहुत चाहे थी। जब देश को संविधान लिखा गया तो फंडामेंटल, हमारी ये समझ उस समय विकसित हुई थी कि फंडामेंटल राइट्स की पहुंच बहुत ज्यादा है, किसी भी हाल में लोगों से नहीं लेना। समझ आ रहा है? तो उस समझ का इस्तेमाल करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने जो आरक्षण की व्यवस्था है उसे कैंसिल कर दी। हाँ, हम पढ़ के आएंगे कि मूलभूत अधिकार वाले सर ने पढ़ाया होगा, राजू सर ने, राजेंद्र सर का नाम था, रविंद्र रंजन सर। समझ आ रहा है? तो वो सर पढ़ाएंगे, वो एक बार आप पढ़ना उसे घर पे। अनुच्छेद 13 में 3 आर्टिकल सुन लो, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे कानून जो कि संविधान लिखे जाने के पहले बने हुए हैं, अगर वो संविधान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? ऐसे कानून जो कि राज्य, कौन सा राज्य, जो अनुच्छेद 12 में लिखा है, क्या 12 में लिखा है? संसद, इसके अलावा राज्य विधायिका, इसके अलावा सरकार या कोई भी प्राधिकरण, यही तो लिखा हुआ है अनुच्छेद 12 में। तो कोई भी ऐसा राज्य अगर कोई कानून बना रहा है, ठीक है, अगर उसके द्वारा बनाया गया कानून किसी भी तरह से भाग 3 में दिए हुए मूल अधिकार की अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो ऐसा लॉ ऑटोमेटिकली अवैध मान लिया जाएगा। न्यायालय के पास ले जाएंगे, न्यायालय से काटते हुए। मेरी बात समझ आ रहा है? कहां दिया हुआ है? अनुच्छेद 13 में। समझ आ रहा है? तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की सर्वोच्चता को की समझ है ना, वो दी हुई है, सर्वोच्चता की स्थापना की गई है। समझ? और 36-37 क्या बोल रहे हैं? कल्याणकारी राज्य के लिए कर पाओ तो कर लो, गैर प्रवर्तनीय है, गैर न्यायोचित है, ये सब लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना? तो जब एथिक्स की लड़ाई होगी उस समय की समझ के अनुसार, तो अब सोच के बताओ किसे वरीयता मिलेगी? तेरा। मेरी बात समझाई? कोई दिक्कत नहीं। न्यायालय ने माना कि किसी एक आदमी का मूल अधिकार कम नहीं होना चाहिए, भले ही कश्मीर, समझ आ रहा है, अलग नहीं हो जाए, ऐसे नहीं बोलोगे, भले ही कश्मीर, समझ आ रहा है, हम वो झगड़ा चलता रहे लेकिन हम किसी एक आदमी को दे नहीं देंगे। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी किसी भी एक आदमी का अधिकार किसी में कम नहीं होना चाहिए। समझे? चंपाकन बिराज आदमी को सीट मिलनी चाहिए। समझे? भले ही राज्य को अपना फैसला बदलना पड़े या राज्य को कोई और कानून लाना पड़े। क्या मेरी बात क्लियर होगी? अब सुनो मेरी बात। जब मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया सन 1951 में, बड़ा फेमस केस है, लिखो चंपकन बिराई राजन केस, लिखो इस केस का नाम चंपकन बिराई राजन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है? लिखो उनसे क्या लिखो, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार सर्वोपरि है, और डीपीएसपी और राज्य के नीति विभाग और डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया
बनाए गए कानून मौलिक अधिकारों का बनाए गए कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, चंपकम दुरायराजन केस मामले देश भर में बवाल हो गई कि ऐसे तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन के लिए या उनके लोक कल्याण के लिए राज्य जब भी प्रयास करेगा, समझ आ रहा है, तो हमेशा मामला आ जाएगा। देश भर में बवाल हो गए, दिन बात में जगह जगह अनुसूचित जाति जनजातियों के बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे कि ऐसे तो हमारा विकास हो ही नहीं पाएगा, नहीं बात हम पिछड़े रह जाएंगे। तो अब इसके लिए इसे ध्यान में रखते हुए प्रथम संविधान संशोधन आया। समझ आ रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए प्रथम संविधान संशोधन यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया किस ईयर में, 1951 में। आज से थोड़ा बच्चे लड़ रहे हैं, बहुत पहले से लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। समझ आ रहा है, मेरी बात सुन भाई, इतना क्लियर हो गया। और इस संवैधानिक संशोधन में दे दिया गया, क्या बोला गया कि अगर राज्य ऐसी व्यवस्था करता है, कुछ ज्यादा हम रह रहे हैं ना, अगर राज्य ऐसी व्यवस्था करता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जाति जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई व्यवस्था कर रहा है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये उनका अधिकार है। और इस अधिकार को इन्हें देने के लिए ही प्रथम संविधान संशोधन में एक प्रावधान ऐड कर दिया गया, अनुच्छेद 15(4) का। याद आ रहा है, 15(4) पढ़ा है। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि राज्य जाति धर्म भाषा इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, बोलता है ना। 15(1) में बोलता है। 15(4) में क्या बोलता है, राज्य अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग को वरीयता दे सकता है। किसके लिए, एजुकेशन के मामले में। मेरी बात सुने, स्वास्थ्य के मामले में, एजुकेशन के मामले में वरीयता दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे बोलो, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये 15(4) समझ आ रहा है। देखने में लगता है कि 15(1) का विरोधाभास है, लेकिन हमेशा ये जान के चलना है कि संविधान में कोई भी दो चीज हमें विरोधाभास लग सकती है, लेकिन कभी विरोधी नेचर की नहीं लिखी जाएगी। संविधान एक ही है, एक समग्र दस्तावेज है, एक साथ कहा जाना है, एक ही तरह के लोगों ने लिखा है। ऐसे बोला एक कॉपी तुमने लिखी, एक कॉपी तुमने लिखी, दो बना दी संविधान। समझ आई मेरी बात, एक ही तरह के समूह में लिखा है ना, बार बार पढ़ा गया उसे, तो करीबी दो आर्टिकल्स दो चीजें आपस में विरोधाभास नहीं करती, कंट्रास्ट नहीं पैदा करती। अगर आपको लग रहा है कंट्रास्ट है, इसका मतलब आपके पढ़ने में ही कमी है, आपकी समझ में कमी है, ऐसा न्यायालय का मानना है। क्या मतलब क्लियर है। तो ऐसा देखने में लगता है कि 15(1) का विरोधाभास पैदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा विरोधाभास है नहीं। समझ आ गया। तो अब क्योंकि इसे भी मौलिक अधिकार बना दिया गया, इसलिए अब इस तरह का कोई झगड़ा नहीं होगा इस मामले में। लेकिन मामला एक और चल रहा है साथ ही में, एक मामला तो ये था और एक मामला क्या चल रहा है, FR वर्सेस BPSP, जिसमें पहले मामले में इन्होंने क्या बोला कि FR को वरीयता दी जाएगी, BPSP को वरीयता कम दी जाएगी। क्या मेरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद दूसरा एक केस आता है, दूसरा केस नोट करो, है ना। इस केस को बोलते हैं, इसका नाम क्या है, एक मिनट रुक, केरला केस है ये। हाँ लिखोगे, पुनः शिक्षा बिल, पुनः क्योंकि दोबारा से आया था, केरल शिक्षा बिल।
केरल शिक्षा प्रस्ताव अधिनियम कोई बोले, ठीक है। किस ईयर में आया? 1957 में 57 में आया, 58 में केस का निर्णय आया, ठीक है। इसमें भी केरल में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए दोबारा से कुछ अरेंजमेंट किए जाएंगे, है ना। राज्य क्या करेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तमाम पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान करेगा। और लोग क्या बोलेंगे? कई सारे क्या बोलेंगे कि हमारे आर्टिकल 14, हमारे आर्टिकल 15, हमारे आर्टिकल 19, हमारे आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है? खनन हो रहा है। मेरी बात समझ? तो दोबारा से ये केस कहां पहुंच जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलेगा? अब इस बार ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय इस बार क्या बोलेगा कि अगर बार बार ऐसा मुद्दा आ रहा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक सामंजस्यपूर्ण, अरे यार इसे कुछ करवाओ भाई, इसका इनसे बोलो ना कि इसमें जो है डॉक्यूमेंट डिलीट कर दो, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिलीट कर देंगे, सब सही हो जाएगा ये। इंग्लिश में बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस बैलेंस। समझ आ रहा है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि बार बार अगर ऐसा मुद्दा आ रहा है, बार बार आप संविधान के एक प्रावधान को, संविधान के एक भाग को संविधान के दूसरे भाग के सामने लाके खड़ा कर दे रहे हैं, समझा? तो ये थोड़ा गलत है। आप ये समझे संविधान का एक समग्र दस्तावेज है, दोनों बातें, है ना, चाहे भाग 3 हो चाहे भाग 4 हो, चाहे मूलभूत अधिकार हो चाहे राज्य के नीति सिद्धांत हो, ये उन्हीं लोगों ने लिखी है, एक ही साथ लिखी है, तो कुछ सोच के लिखी है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मूलभूत अधिकारों का भी हनन ना हो और साथ ही साथ डीपीएसपी भी फॉलो हो जाए। राज्य की कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक, है ना, हम कोशिश करें कि दोनों में सामंजस्य बैठ जाए, किसी के मूलभूत अधिकार भी ना जाए और डीपीएसपी लागू करने के लिए जो प्रावधान बनाए जा रहे हैं वे भी लागू हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? डीपीएसपी और एफआर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के साथ में चलने वाली चीजें। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक दूसरे के अपोजिट नहीं, एक दूसरे के साथ चलने वाली चीजें हैं। आप जबरदस्ती इन दोनों पहियों को अलग दिशा में क्यों ले जा रहे, है ना? आप कोशिश करो कि जब तक संभव हो सके, जितना संभव हो सके उतना इन दोनों के बीच में कोई विवाद ना हो। मेरी बात समझ? क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस केस में ऐसा बोल दिया किसने? सर्वोच्च न्यायालय। व्याख्या अभी भी रही है कि अगर अगर फंडामेंटल राइट किसी भी प्रकार से डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई भी नियम कानून बनाए गए हैं और एफआर कम हो रहा है इससे, तो अभी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए उस बनाए गए कानून को कैंसिल कर दिया जाएगा और एफआर को जिंदा रखा जाएगा। मैंने क्या बोला? 1950-60 के दशक में जो न्यायालय की समझ थी मूलभूत अधिकारों को लेकर, वो काफी ज्यादा ट्रेडिशनल थी, समझते हो ना, पारंपरिक थी कि इन्हें कोई छू नहीं सकता, इन्हें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर इनमें जरा सी भी कटौती हो रही है तो हम उस लॉ को ही काट देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन यहां पर पहली बार उसने बोला कि कोशिश ये होनी चाहिए, ठीक है, सामंजस्यपूर्ण संतुलन की। ऐसे में कि देखा तुरंत काट दिया, ये भी तो जरूरी है। कभी तो लिखा संविधान में एकदम बेकार थोड़े ना, एकदम बेकार तो क्यों लिखा गया? समझ आ रहा है? इसी वजह से सामंजस्यपूर्ण संतुलन की पहली बार बात सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट करोगे? देखो इस केस में पहली बार लिखा ना हमने भी केरल एजुकेशन बिल, उसी में लिखा है ना, हम दूसरा केस में लिख रहे हैं। हाँ, ये केस इसलिए आया था क्योंकि केरल में भी रिजर्वेशन हो रहा है, केरल में भी आरक्षण हो रहा है। तो लोग लेके जाएंगे कि हमारा भी 14, 15, 19, 21 हार हो रहा है। एक चीज मैंने बता दी है, जितनी बार आपको लगेगा कि 14, 15, 19, 21 हार हो रहा है, मूलभूत अधिकार हार हो रहा है, आप उतनी बार कहां रह सकते हो? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो एक न्यायालय में एक आ चुका है, निर्णय आ चुका है, लेकिन फिर भी लोग जाएंगे। दोबारा से केरल राज्य ने कोशिश की, समझो, और राज्य की तो कोशिश होनी चाहिए
कि जो पिछड़े लोग हैं उन्हें भी अवसर मिले। तो राज्य के ऊपर जिम्मेदारी है, उसके अनुसार राज्य कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भी ऐसा कर रहा है तो लोगों को लग रहा है हमारी सीट कम हो जा रही है ना। स्वतंत्र कंपटीशन होना चाहिए, स्वतंत्र कंपटीशन हमारा अधिकार है। मेरी बात समझ? तो इन सब चीजों को लेकर लोग दोबारा से न्याय में पहुंच गए। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, नोट करो इस चीज को, लिखो। पहली बार इस केस में पहली बार एफआर एवं डीपीएसपी, एफआर एवं डीपीएसपी में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया, में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने माना, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि इनमें सामंजस्यपूर्ण संतुलन एकदम ही ना हो, ऐसे लिखो, एकदम ही ना होने की गुंजाइश हो, सामंजस्यपूर्ण संतुलन एकदम ही ना होने की गुंजाइश हो, तो ऐसे मामले में एफआर की सर्वोच्चता, एफआर की सर्वोच्चता, ऐसे मामले में एफआर की सर्वोच्चता, एफआर की सर्वोच्चता बरकरार रहेगी। ठीक है, मेरा गला एकदम जा चुका है, कॉफी खा लूं शायद। एफआर की सर्वोच्चता बरकरार रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्या बोल दिया गया है, फिर से लोग फिर से राज्य को बदलाव लाएंगे और फिर उस बदलाव के लिए कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट। समझा? इसका अच्छा एग्जाम्पल है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस किस साल हुआ है? गोलकनाथ मामला 1967। समझ आ रहे? 1967 में गोलकनाथ केस में दोबारा से लोग कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्या बोल रहे हैं कि क्या संसद इस तरह से 15/4 या बाकी सबको लाकर क्या मूलभूत अधिकारों में संशोधन कर सकती है? क्या मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार सरकार को आर्टिकल 368 से मिला हुआ है? ऐसे तो सरकार एक एक करके मूलभूत अधिकारों में इतना संशोधन कर देगी कि सारे मूलभूत अधिकार गधे के सिर पर से सींग की तरह गायब हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो, अगर संशोधन करने का अधिकार ही मिल गया है और मूलभूत अधिकार असल में राज्य से नागरिकों की सुरक्षा कर रहे थे, तो राज्य एक एक करके सारे मूल अधिकार खत्म कर देगा, सारे मूल अधिकार खत्म कर देगा मौलिक अधिकार। और जब राज्य मौलिक अधिकार खत्म कर देगा, वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? सबल या बलहीन? बलहीन हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा। मेरी बात समझ? तो बहुत सिंपल सी बात है, ये बात लेकर गोलकनाथ मामले में लोग गए। ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम अलग ही निर्णय ले लिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अरे तुम मूलभूत अधिकार की बात कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति ही नहीं, अधिकार ही नहीं है, मूलभूत अधिकार को छोड़ ही दो। समझ आ रहा है? गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 368 को ध्यान से पढ़ा और बोला
ये तो केवल प्रोसेस और प्रोसीजर की बात करता है कि किस तरह से बदलाव किया जाएगा संविधान में। ये तो बोलता ही नहीं है कि संसद के पास ऐसी शक्ति भी हो सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी आज तक जो भी अमेंडमेंट, जो भी संविधान संशोधन हुए थे 67 के पहले, वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब पे क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा कि वो जो संसद की है असल में उसके पास शक्ति है कि नहीं शक्ति है। क्या मेरी बात सुन रही है? मैं दोबारा बोलो, ध्यान सुनो। देखो, ये वो समय है जब बार बार न्यायपालिका और शासन यानी कि सरकार के बीच में, है ना, एक घर्षण देखा जा रहा था। न्यायपालिका बार बार मूलभूत अधिकारों को सेव करने का काम कर रही है और शासन बार बार बीपीएसपी को लाने के लिए मूलभूत अधिकारों को थोड़ा कम कर दे रहा है। मेरी बात सुन रही भाई? शासन का काम है, सुनो मेरी बात, शासन का काम है कि सबके पास समान रोजगार पहुंचे, समान तरह की जमीनें पहुंच जाए, कुछ अवसर पहुंच जाए। तो शासन उस तरह के नियम कानून बनाएगा। समझ आ रहे? जमींदारी तथा उन्मूलन होगी। समझ आ रहे? वो राजा जिन्हें पीढ़ी पल्स मिलता था, यानी कि भारत में सम्मिलित होने के बाद पेंशन दी जाती थी, उनकी पेंशन को समाप्त करने की बात की जाएगी कि पूरी इंडिया कितनी गरीबी में रह रही है और ये लोग कितने अमीर है। समझा? बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने की डिमांड हो रही थी कि बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए, वरना बैंक जो है केवल अमीर आदमी को लोन दे रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उस यह वह समय है जिसमें बार बार न्यायालय में और शासन में, क्योंकि न्यायालय मूलभूत अधिकारों का रक्षक है, समझ, और शासन को लोगों के लिए कुछ काम करना है, समाज के लिए कुछ काम करना है, समाज में बदलाव चाहिए, सामाजिक आर्थिक अवसर सबके लिए चाहिए। समझ आ रहा है? तो लगातार न्यायालय के व्याख्यानों और शासन जो लगातार, शासन यानी कि संसद जो लगातार नियम कानून बना रहा है, उसमें लगातार घर्षण की स्थिति बनी। समझ आ रहा है? तो जब ये घर्षण की स्थिति चल रही थी, उसी समय पर एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि भैया तुम इतने ज्यादा वो कर रहे हो कि हम ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, पूरा संविधान ही बदल देंगे, और तुम्हें संविधान बदलने की शक्ति दी किसने? तुम जिस आर्टिकल 368 को लेकर इतना उछल फाट मचाए हो, जिसके बेसिस पर संविधान संशोधन कर रहे हो, इसमें मात्र केवल प्रक्रिया लिखी हुई है कि संशोधन होगा कैसे। समझा? इसमें तो लिखा ही नहीं हुआ है कि संसद के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे संविधान का संशोधन किया जा सकता है। केवल प्रक्रिया लिखी है, संविधान के संशोधन में क्या क्या प्रक्रिया उत्पन्न होगी। समझ आ रहे? समझ आ रहे? अरे बोलो, मैं क्या बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन क्षमता पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कहां ये बात मूलभूत अधिकारी कर रहे हैं, कहां असल में बात निकल के आ रही है कि एक डॉट भी पूरे संविधान में कहीं लगा नहीं सकते। समझ आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये चीज जब शासन के दिमाग में गई कि ऐसा कुछ है, तो अब क्या होगा? अब संसद भी समझदार तो है ही, ठीक है, समझ जाएगी बात सही है। अगर न्यायालय ने फैसला दिया है तो सोच समझ कर दिया है, सच में उसमें कुछ बात नहीं लिखी है, संसद को पढ़ रही है। आर्टिकल 368 में लिखा हुआ था, उसने प्रक्रिया तो दी थी लेकिन शक्तियां दी नहीं थी संसद को। समझ? तो अब दोबारा से संसद खुद को शक्तियां देगी, है ना? आर्टिकल 368 का ही इस्तेमाल करके, अरे यार, आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके आर्टिकल 368 को ही अमेंड किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की शक्तियां दी हुई हैं। क्या अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके क्या खुद अनुच्छेद 368 में बदलाव लाया जा सकता है? अरे बोलो, क्या शिव जी ऐसा वरदान दे सकते हैं जिससे वो खुद ही भस्म हो जाए? दिए तो एक बार समझना, बस सही है। हाँ, जब अनुच्छेद 368 भी संविधान का भाग है और संविधान में चेंज लाने की प्रक्रिया 368 में दी हुई है, तो क्या उसी शक्ति का इस्तेमाल करके 368 में बदलाव ला सकता है और लाया गया।
25वें संविधान संशोधन सन 1971 में खत्म नहीं होता होगा, 5 बज जाए। 25वें संविधान संशोधन 1971 में आर्टिकल 368 की शक्तियों का इस्तेमाल करके आर्टिकल 368 को ही अमेंड किया गया और बोला गया अब से संसद के पास शक्तियां हैं। अरे जब बोलना पड़ रहा है शक्तियां, यानी पहले नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना? तो फिर किस शक्ति के अनुसार यही चेंज ला रहे हैं, यही बदलाव ला रहे हैं। लेकिन फिर इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई न्यायालय की ओर से, क्योंकि जो देश में बार बार न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में बार बार ये सब हो तो अच्छा शोभा नहीं होता है, देश को कमजोर मान लिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात सुनाई? अरे बोलो, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने के लिए ना, एक दूसरे का संतुलन बनाने के लिए, एक दूसरे का विरोध करने के लिए नहीं जाते हर बात पे, समझा? तो 25वें संविधान संशोधन से चुपके से 1971 में समझ आ रहा है 368 को अमेंड कर दिया गया। ये शक्तियां खुद भी दे दी गई, खुद से ही खुद को आशीर्वाद दे रहे, खूब खुशी रहो, खुश रहो, जीते रहो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अरे किसकी उम्र? मेरी ही उम्र, मुझे को लग गई 368। समझ आ रहा है? 368 में जो संभावित शक्तियां दी गई थी, उन शक्तियों का संभावित उपयोग करके 368 को इस तरह से बना दिया गया कि शक्तियां असल में संसद के पास रहेंगी। मेरी बात सुनाई? अब ये जब चीज फिर से न्यायालय के पास पहुंची कि अब तो संविधान को संशोधित करने की शक्ति अपने पास दे रही है, समझा? तो अब केस, सबसे बड़ा केस आया सामने, कौन सा? अरे पहले केस पे आ जाने दो दीदी। हाँ, केशवानंद भारती मामले। क्या मामला है ये? पढ़ा है ना कुछ? बताओ। हाँ, केशवानंद भारती केस में दोबारा से यही सब चीजें पहुंची है ना, जिसमें अनुच्छेद 19 के भाग 1 के भाग F को है ना सरकार हटाने का प्रयास कर रही थी। इसमें संपत्ति का अधिकार है, समझा? उसे हटाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ये मूलभूत अधिकार है। तो सरकार ने जब इसे हटाया, समझ आ रहा है, यह सरकार ने जमींदारी उन्मूलन प्रथा को अप्लाई करने के लिए जब लोगों से 500 एकड़ 1000 एकड़ जिसके पास है उनसे उनकी जमीनें ली ताकि दोबारा से ग्रामीणों में वितरित कर सके, समझ आ रहा है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके, दोबारा से पुनर्वितरण हो सके, है ना, सामाजिक समानता है। तो कुछ लोग कहां पहुंच जाएंगे कि ये जमीन तो हमारे लोगों ने कमाई थी वगैरह वगैरह, है ना, इसमें तो हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ऐसा हमारा मूलभूत अधिकार है। मेरी बात सुना रही है? तो अब सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला देगी? मुझे लगा ये सब चीजें तुम लोग की हो गई है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तुम लोग का हो गया है, लेकिन तुम लोग कुछ बता नहीं पा रहे हो। क्या बोला गया इसमें? ये सब चीजें तुम लोग की नवीन क्लास में हो गई होंगी भाई, बताओ तो जिससे प्रस्तावना के अनुसार तो बात ही नहीं की। क्या मूल ढांचा केवल प्रस्तावना के अनुसार है? नहीं, समझा? तो अब सुनने मेरी बात, क्या बात की है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में बोला कि संशोधन करने की शक्ति पहले नहीं थी, अब संशोधित करनी है, जो मान लिया है आपके पास, जो मन करे वो भाग संशोधित करो, समझा? प्रस्तावना से लेकर जो मन करे वो भाग मूलभूत अधिकार भी संशोधित कर सकते, क्योंकि मूलभूत अधिकार भी संविधान का भाग ही तो है, और संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति अनुच्छेद 368 संसद को प्रदान करता है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये बदलाव ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो मूल ढांचा है, जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं। तो पहली बार मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन, हालांकि एक बार इस टर्म का यूज 1965 में कर चुके थे वो,
लेकिन पहली बार इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1973 के केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने किया और बोला कि भाई तो हल्का से हिल जा रहा है, इसके बाद चल ही नहीं रहा है। क्या बोला मुझे बताओ कि किसी भी हाल में, है ना, चाहे कितने भी बदलाव ले आओ, चाहे कितने भी बदलाव ले आओ, लेकिन संविधान का मूल ढांचा वैसा ही सुरक्षित होना चाहिए। मेरी बात में अब मूल ढांचा है क्या? हाँ, जिसकी व्याख्या समय आने पर सुप्रीम कोर्ट करता रहेगा। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला जैसे शक्तियों का पृथकीकरण ये मूल ढांचे का भाग है, तो अगर इसमें कोई बदलाव देश की संसद ला रही है ना, तो वो ऐसे ही बदलाव नहीं आ सकता है। जैसे संघवाद मूल ढांचे का भाग है, समझा? तो इसमें भी कोई बदलाव देश की संसद नहीं ला सकती कि राज्य की शक्तियों को अपने पास रखें। समझ आ रहा है? इसी तरह धर्मनिरपेक्षता, राज्य की एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक, है ना, भारत में लोकतंत्र, इसके लिए चुनाव करने की, चुनाव मत डालने की शक्ति, ये सारी चीजें जो है वो मूल ढांचे का भाग मानी गई। और इनमें किसी प्रकार का अगर बदलाव लाया जा रहा है, जैसे सरकार ने बोला कि आज के इस बार दिल्ली में चुनाव हुआ था, अगले अब 50 साल तक आप चुनाव मत करना, एक बार चुन लिए हो ना, तो अब 5 साल की जगह 50 साल तक यही सरकार रहेगी। संविधान में एडिटिंग भी तो करनी है, और एडिटिंग करने का अधिकार तो आर्टिकल 368 में दे रखा है संसद को। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या संविधान में ऐसी एडिटिंग पॉसिबल नहीं है कि 5 साल को चेंज करके 50 वर्ष कर दे? चाहे तो कर सकती है, कर नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक मूल ढांचे का सिद्धांत दिया हुआ है, समझा? और उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट खुद समय आने पर लगातार करता रहेगा। जैसे उससे पूछा गया कि मूल ढांचे में क्या क्या बातें आती हैं, तो बोला उसने लोकतंत्र, संघवाद, समझ आ रहे? तो शक्तियों का पृथकीकरण, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, ये सब मूल ढांचे के भाग है। और आगे एक और बात बोली, सबसे इंपॉर्टेंट, आदि यानी कि आगे आने वाले समय में हम बताएंगे कि मूल ढांचे में और क्या हो सकता है। और अगर उन चीजों में सरकार की संसद समझा रहे किसी भी प्रकार से बदलाव लाने की कोशिश करती है संविधान के मूल ढांचे में, तो उसे हम क्या कर देंगे? कैंसिल, निरस्त कर देंगे। ऐसा कोई बदलाव संभव नहीं माना जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, अब वो कहानी ऐसे नहीं बता पाएंगे, समय कम है आज, है ना, खत्म भी करना है 5:15। कहानी अब बता देंगे कभी, अगर हमें लगेगा कि स्कोर हमारा सही लाइन पे आ रहा है। अभी तो हमें लग रहा है कि मूल की अधिकारी तुमने सिलसिले नहीं कर, कुछ आता ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर अब दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। मुझे लगा ये केस लोग पढ़ लिए होगी। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों को समतुल्य बताया, समझा? और बोला दोनों के बीच में सामंजस्यपूर्ण संतुलन बेहद जरूरी है। और ये भी बोला कि सामान्यतः फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से ऊपर माने जाएंगे, लेकिन अगर अनुच्छेद 39B और 39C, क्या है ये 39B और 39C? अरे वो किसका क्या है ये तो बताओ। अनुच्छेद क्या बोलता है? अनुच्छेद ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि किसी एक हाथ में सारी शक्ति, सारी आर्थिक, है ना, चीजें इकट्ठा ना हो जाए। धन जो है वो किसी एक हाथ में इकट्ठा ना हो, राज्य ऐसे प्रावधान करेगी। समझ आ रहा है? तो आर्टिकल 39B और 39C के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए अगर सरकार कोई प्रावधान बनाती है, अगर सरकार कोई नियम कानून 39B और 39C के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए बनाती है, ठीक है, तो उससे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 के बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने समझा कि सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि जमींदारी प्रथा खत्म हो जाए। जिन लोगों के पास 1000 एकड़ 2000 एकड़ की जमीन है, उनसे लेकर जिनके पास जो हमारे भूमिहीन किसान है, उन्हें भी दिया जाए। मेरी बात समझ? तो न्यायालय ने सरकार की मंशा को समझते हुए ये बोला कि 39B और 39C को अमल में लाने के लिए अगर सरकार कोई प्रावधान करती है ना, तो लोग हमारे पास ना आए। हमारे पास आ सकते हैं, आने में कोई बुराई नहीं है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, समझ? लेकिन अगर इन दोनों को अमल में लाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है, कोई नियम कानून बनाया है, तो हम 14 और 19 के मूलभूत अधिकारों को संरक्षित करने के प्रयास में राज्य के इस प्रयास की आहुति नहीं दे देंगे। राज्य भी तो प्रयास कर रहा है समानता की, देश गरीबी में जी रहा है और राजा लोग 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं राज्य से, जबकि ऑलरेडी उनके पास खूब बड़ी बड़ी भूमि है। समझे? देश गरीबी में जी रहा है, लेकिन टाटा बाटा खेतान सबको क्या मिल रहा है? लोन मिल रहा है। देश के नागरिकों को, देश के लोगों को लोन ही नहीं मिल रहा है। मेरी बात समझ? आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जब इस मंशा को लेकर अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे 14 और 19 के बेसिस पर क्या नहीं कर सकते, निरस्त नहीं किया जाएगा। समझा? ये बात असल में सुप्रीम कोर्ट ने मानी। ये बात पहले ही 25वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से 31C नाम के मूलभूत अधिकार में जोड़ दी गई थी। समझ आ रहा है? सरकार ने ही बोल दिया था बात, लेकिन जब लोग इसकी न्यायिक समीक्षा के लिए गए तो केशवानंद भारती केस में इस बात को न्यायालय ने भी मान्यता दे दी। समझा? कोई दिक्कत नहीं है ना? न्यायालय ने माना क्या कि FR और DPSP सामान्यता हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, सामंजस्यपूर्ण संतुलन बना रहे, दोनों फॉलो हो जाए, किसी एक का भी नुकसान ना हो। समझा? लेकिन अगर जीवन जीने के अधिकार की बात हो रही है तो बात अलग है, आर्टिकल 21 की बात हो रही है तो बात अलग है, लेकिन बाकी सारे आर्टिकल की छोटी बात, तो बोला ही नहीं कुछ। 14 और 19 की बात बोला कि अगर 14 और 19 है ना, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार में जो भी आता है, आने जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अगर इसमें कुछ कमी आ रही है, क्योंकि सरकार ने ये योजनाएं लागू की है, समझ आ रहे? जमीनों का अधिग्रहण किया है, बैंकों को नेशनलाइज किया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, समझ आ रहे? या पीवी पल्स अबॉलिश कर दिया है। पीवी पल्स यानी पेंशन जो प्रिंस को मिलते थे, जो राजकुमारों को मिलते थे, राजाओं को मिलते थे, रजवाड़ों को मिलते थे, उसे अगर सरकार ने खत्म कर दिया है तो अच्छा काम किया है, क्योंकि उसी से असमानता जाएगी। ये सोचकर न्यायालय ने क्या बोला कि इसके लिए कोई 14-19 है ना लड़ने हमारे पास नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आ सकता है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। ठीक है, 31C असल में 2-3 बातें लिखी थी। एक तो ये बात लिखा था, एक बात और भी लिखी थी कि न्यायिक समीक्षा से परे, तो 31C में जो न्यायिक समीक्षा से परे वाली बात लिखी थी, सरकार ने संविधान में संशोधन करके उस बात को हटा दिया गया। बोला कि न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, न्यायिक समीक्षा से परे कुछ भी नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ पाए मेरी बात? ठीक है, आप एक काम करो, आपके लिए सख्त हिदायत है। मुझे लगा आप लोग का फंडामेंटल राइट काफी अच्छी से तैयार है, ठीक है, लेकिन आप कुछ तैयार नहीं लग रहा है मुझे। आप एक घर पे जाओगे और ये वाला केस एक बार गूगल करके क्या पढ़ो या किताबों पे पढ़ो। समझा? केशवानंद भारती केस, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो लिख लेंगे थोड़ा सा, वरना छूट जाएगा। देखो गोलकनाथ लिखा है, नहीं लिखा? लिखा नहीं है? लिखो, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस या मामला 1967 1967। देखो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने
संसद की संविधान को संशोधन करने की शक्तियों, संविधान को संशोधित करने की शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, जिससे मौलिक अधिकारों को अत्यधिक संरक्षण प्राप्त हो गया। इसके बाद देखो, संसद में पुनः संविधान को संशोधित करते हुए पच्चीसवें संविधान संशोधन पुनः संविधान को संशोधित करते हुए 25वें संविधान संशोधन 1971 से 1971 से अनुच्छेद 31C, नहीं 1971, अरे अभी 1961 हम बोल रहे थे, आधे घंटे पहले बोले थे, अभी बोले थे। आर्टिकल 31C, हाँ कैपिटल सी रहेगा, अलग आर्टिकल है ना, तो जब अनुच्छेद अलग होते हैं 31 कैपिटल में रहता है। चलो तो 31C क्वालिफायर भूल जा रहा है। आर्टिकल अनुच्छेद 31C को संविधान में जोड़ा, जिसमें संसद में या लिखा या क्या बोलेंगे, हाँ, या प्रावधान किया कि अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C, छोटा बी और छोटा सी है, ये स्मॉल बी और स्मॉल सी है, ठीक है। प्रावधान किया कि अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C है ना, को लागू करने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती।
साथ ही इसी अनुच्छेद में दिए गए प्रावधानों को न्यायिक समीक्षा से परे बनाया गया, न्यायिक समीक्षा से परे बनाया गया। समझ आ गया? अब अगला पेज लिखो, क्वेश्चन भारती वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, सन 1973 के क्वेश्चन भारती केस में भारती बनाम केरल राज्य लिखो। सन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सन 1973 अरे बहुत पीछे लग सही में, और 73 में आगे भी लिखा, फिर छूट गई, फिर 30 साल पीछे चल रही है तुम। देखो, सन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में लिखा। सन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, ऐसा देखो, सर्वोच्च न्यायालय के बेंच को क्या बोलते हैं, 13 सदस्यीय संवैधानिक बेंच किसे बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो संविधान से जुड़े हुए निर्णय उसके फैसले लेती है। ये अभी तक की हाईएस्ट है, इससे ज्यादा जजेस एक बार में कभी बैठे नहीं है। 13 जज सुप्रीम कोर्ट के एक साथ बैठकर फैसला सुना रहे हैं। समझा? इनमें आपस में डिस्कशन होगा, आपस में समझे ना, डिबेट होगा, विचार विमर्श होगा, फिर 7 एक पक्ष में फैसला सुनाएंगे, 6 एक पक्ष में। बड़ा क्लोज मैटर रहेगा। समझा? कुछ छूट गया बताओ? 13 सदस्यीय संवैधानिक बेंच समझे? बेंच यानी कि एक ही बेंच में नहीं बैठे हैं, हाँ, पीठ बोलते हैं ना। तो 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ में अहम फैसला सुनाते हुए संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब दो जगह निर्णय हो गया, कोई बात नहीं, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ठीक है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, संवैधानिक इतिहास में इससे ऊपर, इससे ज्यादा अच्छा निर्णय किसी का नहीं माना जाता है, क्योंकि 13 सुप्रीम कोर्ट के जज, 13 सीनियर मोस्ट जज बैठ कर निर्णय दे रहे हैं। तो भी 7 एक पक्ष में, 6 एक पक्ष में, यानी खुद डिबेट हुई है। समझ आ रहा है? तो निर्णय क्या था? पहला तो बोला है कि संसद के पास हक है संविधान संशोधन करने का। गोलकनाथ केस में तो मना कर दिया था। गोलकनाथ केस में क्या बोला था कि संसद के पास हक ही नहीं है। समझा? क्योंकि आर्टिकल 368 में केवल प्रक्रिया के बारे में लिखा है, शक्ति के बारे में नहीं लिखा। लेकिन इसमें हम मान रहे हैं कि नहीं, संसद के पास हक है। समझा? संसद के पास हक है कि संविधान में जो भी चीजें हैं उसे बदल सकती है। मेरी बात समझ? लेकिन जो भी बदलाव हो वो इस तरह से किए जाए कि संवैधानिक मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो। क्या संसद के पास मौलिक अधिकारों को बढ़ाने का हक है? क्या संसद के पास मूलभूत अधिकारों को घटाने का हक है? समझा? सरकार हटा सकती है, सभी हटा सकती है। मेरी बात सुनाई? लेकिन हटाते और बढ़ाते और कुछ भी करते समय
क्या संसद के पास प्रस्तावना को एडिट करने का, प्रस्तावना में बदलाव लाने का हक है? क्योंकि प्रस्तावना को भाग मान लिया गया किसका? संविधान का। तो संविधान भी एडिट कर सकते हैं, प्रस्तावना भी एडिट कर सकते हैं, उसमें भी बदलाव ला सकते हैं। क्या प्रस्तावना से कुछ शब्द हटाने का हक है? क्या प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़ने का हक है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करने का हक है। मेरी बात सुने, अनटिल और अनलेस, जब तक कि उसके द्वारा लाए गए कोई भी बदलाव संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का बदलाव ना लाते हैं। समझा? मतलब नींव हिलाने का हक नहीं है, ऊपर पेंटिंग करवाने का हक है ना। आज सफेद लगाए, कल पीला लग जाए, पीला खराब लग रहा है, नीला लगा दो, लाल लगा दो, सब कुछ लगा दो, सब पौधा लगा दो, सब कुछ हक है। समझा? थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ भी सकते हक है, लेकिन अब खुदाई करने के क्या? अरे बेंच में कुछ कर दो, सही बात है, लेकिन बेंच बैग में भर के उठा ले जाओगे क्या? नहीं ना। तो कुछ चीजें अलाउड है, कुछ चीजें नहीं अलाउड है। मेरी बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि बेंच पे कर दो, बाद में मेरा भी दिखाओ वीडियो, मुझे थोड़ा देख के बोल के गया वीडियो पे। इतना समझ आ गया? एकदम क्लियर हो गया? नोट करोगे क्या करने लगे? देखो, इस निर्णय में कहा गया कि संसद संविधान का संशोधन कर सकती है इस निर्णय में कहा गया कि संसद संविधान का संशोधन कर सकती है और आगे लिखोगे एफआर तथा डीपीएसपी, मूलभूत अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी दोनों संविधान के आवश्यक अंग हैं। दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। दोनों संविधान का आवश्यक अंग हैं। दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी संवैधानिक संशोधन से संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। यानी संविधान का मूल ढांचा संरक्षित रहे। किसी भी संवैधानिक संशोधन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको बदलाव अलाउड है। कहां तक अलाउड है? जहां तक संविधान का बेटी ढांचा चेंज ना हो। अब पूछा गया इसे कि बेटी ढांचे में आते क्या है, तो क्या बोलेगा? संघवाद, लोकतंत्र, गणतंत्र, समझ आ रहा है? पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, और आगे क्या बोलेगा? किसी इत्यादि इत्यादि यानी कि समय आने पर हम बताएंगे। समय आने पर हम बताते रहेंगे कि और क्या क्या हो जाएगा। समय आने पर बदलते रहेगा। और जब भी कोई बदलाव कौन लाएगा? संसद पार्टी बदलाव लाएगी तो फिर कैसे कर देगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यही बात सेम टू सेम बात सन 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में भी दोबारा से किसने बोली? सर्वोच्च न्यायालय ने बोला दोबारा से यही बात। तो लिखना है कहीं शॉर्ट में, अब ये चीज देखना अपने आप से। मिनर्वा मिल्स केस 1980, ठीक है? मिनर्वा मिल्स केस देख के आना, तुम्हारा होमवर्क है। कुछ घर पे भी कुछ काम करो। मामला 1980, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी कि 31C में जो लिखा हुआ था उसे वैधता प्रदान कर दी किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। 39C मेरी बात में लिखिए। एक लाइन और लिख लो तुम लोग, लिखिए मेरी बात में लिख लो। एक मिनट में क्या हो जाएगा? लिख लो बस एक लाइन लिख लो बस। लिखो न्यायालय ने, इसी में लिखोगे, न्यायालय ने
न्यायालय ने 31C 31C के प्रावधानों को वैधता प्रदान की। 31C 31C, हाँ ब्रैकेट में नहीं, ऐसे लिखे, न्यायालय ने 31C के प्रावधानों को वैधता प्रदान की पर उन्हें भी न्यायिक समीक्षा के अधीन बताया। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के अधीनस्थ बताया। कोई दिक्कत नहीं है ना, अधीन बताया, अधीनस्थ बताया, ठीक है। मेरी बात सुन रहे, एकदम क्लियर हो गया। यानी कि देखो नॉर्मली क्या है, सामंजस्यपूर्ण संतुलन एफआर और डीटीएस में सामान्यता क्या है, अगर ऐसा आ जाए तो एफआर थोड़ा सा ऊपर, देखो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगर 39B और 39C को अमल में लाने की बात कर रहे हैं, समझा, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में भी हो गए फंडामेंटल राइट्स का महत्व कम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए। चलो जाओ, डांस समाप्त, जाओ। आप में से कोई इंग्लिश वाला है इसमें? बच्चा, एक बच्चा इंग्लिश वाला, दो बच्चे इंग्लिश वाले, तीन बच्चे इंग्लिश वाले, अरे बाप रे। और कोई इंग्लिश वाला है? इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कल क्वालिटी का टेस्ट है, मेंस का एग्जाम का, अगर थोड़ा तैयारी है तो लिख सकते हो, पेटीएम लड़के आ जाना, ठीक है। अगर आपको जरा सी भी तैयारी है तो आप आ सकते। मैंने यहाँ क्लास में अपना नंबर दे दिया आप लोग को, हाँ आप लोग के पास में शायद दिया, ग्रुप में नहीं पता है, आपके ग्रुप में नहीं होगा, आप लोग नोट कर लो। आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी समस्या आ रही है या कोई भी फनी वीडियो आपको शेयर करना है, छोटा स्टोरी, ठीक है, तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। या आपको अगर आंसर लिखा है आपने चेक कराना है, मैंने देते ही इसी तक के लिए, लेकिन बच्चे का यही ये करते हैं, है ना, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। मेरा नाम पता है ना, शुभम जिब्रांशी मेरा नाम है। आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे अपना आंसर जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी डाउट है यूपीएससी को लेकर, पॉलिटिकल साइंस को लेकर, किताबों को लेकर, जिस भी चीज को लेकर, सिविल सर्विस को लेकर, वो सब उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इंग्लिश वाले बच्चे फिर कैसे कर रहे हैं बेटा, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो इंग्लिश वैसे मिला के चाहिए। चलो, तुम्हें अगर दिक्कत होगी तो तुम्हारा ये ऐसे नोट्स रखा है, दे दूंगा, फोटोकॉपी करा लेना, ठीक है, कर लेना इससे। बाकी हिंदी वाले भी नोट बनी रहे, लेकिन देखो तो लंबे चौड़े बन पाते हैं भगवान वाले। चलो ठीक है, जाए पढ़ाई करो।